स्टूडेंट, आप सभी लोग का स्वागत है वर्मा कोचिंग क्लासेज में। हम आप लोग के सामने कक्षा 10 और 12 की मैक्सिमम तौर पे 12 की बायोलॉजी का मॉडल पेपर जो है बना रहा हूं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बायोलॉजी में है, वही हम इतना आपको दे रहा हूं। इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं है, इतना पढ़ लीजिए क्योंकि 24 मार्च को आपका हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ होने जा रही हैं। तो आप लोग जितना हम दे रहे हैं इससे एक्स्ट्रा बिल्कुल मत पढ़ो, बस इतना पहले तैयार कर लीजिए। तो इसमें 100% 70 में से 65 नंबर तक 100% इसी में से फंस जाएगा। तो मित्रों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं, और हर चैप्टर वाइज हम इसका बनाए हैं। देखिए, सबसे पहले मतलब हमारा जनन चैप्टर है। जनन में पहला है पादपों में जनन, जैसे ऊतक संवर्धन पर टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। कायिक प्रवर्धन जो होता है, जिसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वर्धी जनन कहते हैं, पौधों में पाया जाता है। कायिक प्रवर्धन पर टिप्पणी लिखिए। ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद एक प्रारूपी आवृत बीजी बीजांड का नामांकित चित्र, जैसे कुछ चित्र भी आपका पूछा जाता है जिसमें आवृत बीजी बीजांड का केवल आपको उसमें फिगर बनाना है, इससे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। दूसरा चीज, पौधों में द्विनिषेचन एवं त्रिसंलयन पर टिप्पणी लिखिए। चाहे द्विनिषेचन पूछ ले या त्रिसंलयन पूछ ले, इस पर टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। दूसरा अगला चीज है नर युग्मकोविद या परागकण के अंकुरण की प्रक्रिया चित्रों द्वारा समझाइए। इसके बाद आता है पुष्पी पादपों में नामांकित चित्रों की सहायता से लघु बीजांड जनन की का वर्णन कीजिए। देखिए, दो बीजांड जनन, एक लघु बीजांड जनन होता है, एक गुरु बीजांड जनन। लघु बीजांड जनन किसमें पाया जाएगा? वो पाया जाता है जैसे नर युग्मकोद्भिद में, और मादा युग्मकोद्भिद में क्या पाया जाता है? गुरु बीजांड जनन। तो इसको आप लोग पुष्पी पादपों में चित्रों की सहायता से इसको वर्णन कर दीजिएगा। इसके बाद पूछता है भ्रूणपोष एवं भ्रूणकोष में पर टिप्पणी लिखिए। या अंतर भी पूछ सकता है, भ्रूणपोष क्या होता है एवं भ्रूणकोष क्या होता है, इस पर अंतर भी पूछ सकता है या टिप्पणी भी पूछ सकता है। इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। मानव शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। कभी कभी संरचना का चित्र भी पूछ लेता है। मानव शुक्राणु जो होता है वो किस किस चीज का बना होता है, पूरा उसका चित्र सहित आप वर्णन कीजिएगा। आपको हल्का हिंट दे रहे हैं। इसमें 3 भाग होते हैं, एक क्रोमोसोम और मध्य भाग और एक उसका पुच्छ होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया की सहायता से गति करता है। इसके बाद युग्मको जनन। युग्मक जनन किसे कहते हैं? युग्मक जनन जानते ही होंगे, गैमेटोजेनेसिस, यानी चाहे नर हो या मादा हो, उसके अंदर युग्मकों का निर्माण होना युग्मक जनन कहलाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ सकता है शुक्राणु जनन, जो कि मतलब ये पुरुषों में पाया जाएगा, और अंडाणु जनन, ये भी तैयार कर लीजिएगा भाई। इसके आगे के मॉडल पेपर में आपको हम बता दे रहे हैं। ये क्वेश्चन देखिए, हमारे समाज में, देखिए क्वेश्चन केवल घुमा रहा है, हमारे समाज में लड़कियां जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है, बताइए कि यह क्यों सही नहीं है। तो आप लोगों को मालूम होगा, या ऐसे पूछता मानव में लिंग निर्धारण पर टिप्पणी लिखिए। तो आपको मालूम होगा लड़कियां जन्म देने का दोष जो महिलाओं को दिया जाता है बिल्कुल गलत है, क्योंकि लिंग निर्धारण हमेशा पुरुष के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि पुरुष का गुणसूत्र क्या होता है? विषम युग्मजी होता है, XY। जिसका गुणसूत्र विषम युग्मजी होगा वही लिंग निर्धारण पर डिपेंड करेगा, तो इसलिए यह दोष महिलाओं को नहीं दिया जा सकता। अगला क्वेश्चन, जरायुज जंतुओं में, जरायुज मतलब जो बच्चे देने वाले होते हैं, जंतुओं में भ्रूण का पोषण व विकास कहाँ और कैसे होता है? भ्रूण का पोषण व विकास कहाँ और कैसे होता है? देखिए, यूट्रस के अंदर होता है, उसमें किसके द्वारा होता है? अपरा या आंवल या प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जानते ही हो, जो कि कोरियानिक बिलाई जो होता है उसी से मिल करके बना होता है। तो ये कहाँ पाया जाता है? जो माता के नाभ से जुड़ा रहता है, जिसके माध्यम से पोषण करता है, वही है अपरा। तो इसका अपरा के मुख्य कार्य इसी के द्वारा वह पोषण करता है। अगला चीज, टिप्पणी लिखिए। रोपण मतलब जो यूट्रस में बच्चा स्थिर हो जाता है उसी को हम रोपण कहते हैं। उसके बाद विदलन, यानी जब बच्चा जो होता है यूट्रस के अंदर स्थिर हो जाए उसी को हम विदलन कहेंगे। ये भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा थोड़ा। सरोगेट माँ, सरोगेट माँ का मतलब क्या हुआ? आजकल देखते होंगे बहुत सारी स्त्रियां अपनी सुंदरता को नष्ट न होने से बचने के लिए क्या करती हैं? वो सोचती है हमारी ब्यूटी नष्ट हो जाएगी, वो अपने जो होता है बच्चे को जो होता है, जो शुक्राणु अंडाणु को जो होता है वो दूसरे स्त्री के अंदर जो है डाल दिया जाता है, वो उसकी माँ मतलब है बनती है, और वो 9 महीने के बाद बच्चे को पैदा करके उस स्त्री को दे देती है, कहने का मतलब। तो इसी को हम क्या कहते हैं? सरोगेट माँ कहते हैं। ये भी तैयार कर लीजिएगा। जनसंख्या वृद्धि पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है?
परिवार नियोजन कैसे भी पूछ सकता है कि जनसंख्या वृद्धि पर कैसे नियंत्रण है, परिवार नियोजन की वैज्ञानिक विधियों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। या पूछ सकता है गर्भ निरोधक क्या है, मनुष्य के लिए 2 गर्भ निरोधक उपायों का उल्लेख कीजिए। आगे, लिंग निर्धारण का गुणसूत्र किसने प्रतिपादित किया, लिंग निर्धारण का गुणसूत्र किसने प्रतिपादित किया। आगे क्या है, वंशागत का गुणसूत्रवाद किसने प्रस्तुत किया। ये भी तैयार कर लीजिएगा, एक एक नंबर के क्वेश्चन है सब। एक जीन एक एंजाइम का परिकल्पना किसने प्रस्तुत किया था। इसके बाद आनुवांशिकी के जन्मदाता कौन है, वंशागत का जीनवाद प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए। वंशागत के जीनवाद प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए। आगे है, निम्नलिखित में अंतर लिखिए। संकर पूर्व संकरण यानी बैक क्रॉस और परीक्षण संकरण का मतलब टेस्ट क्रॉस। आगे, जीनोटाइप, चाहे जीनोटाइप और फिनोटाइप में टिप्पणी पूछ ले, या जीन रूप और दृश्य रूप, जिसका हिंदी होता है जीन रूप और दृश्य रूप, इंग्लिश क्या होता है जीनोटाइप और फिनोटाइप। ज्यादा से ज्यादा यही पूछता है, जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर बताइए, या जीनोटाइप और फिनोटाइप पे टिप्पणी। इसके बाद मेंडल के जो नियम है, प्रभाविता का नियम का उल्लेख कीजिए, रेखा चित्र के माध्यम से समझाइए। अगला नियम है मेंडल के पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम का उल्लेख उदाहरण सहित कीजिए। सब हम अपने वीडियो में सब चीजों को बेहतरीन तरीके से पढ़ाए हैं। तीसरा, मेंडल का तीसरा नियम जो स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम का भी उदाहरण सहित आप रेखा चित्र के माध्यम से इसका वर्णन कीजिए, तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम पट्टी, इन तीनों में से भी क्वेश्चन एक न एक पूछता है। टर्नर सिंड्रोम का आपको बताए हैं, जो डॉर्फ होते हैं, बौने होते हैं, ये क्या होता है, 22वें जोड़ी का गुण से 21वें जोड़ी का गुण जो त्रिगुणित हो जाता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है 45 + XY। तो इसमें होता है क्या, किसमें, ये तो टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम इसी कंडीशन है। टर्नर सिंड्रोम में ये पुरुषों में पाया जाता है, जब पुरुष का लिंग गुणसूत्र में एक वृद्धि हो जाता है और हिजड़ा हो जाता है, उसमें उसी को कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, यानी जो 21वें, उसमें भी गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है, इसमें 45 + XY, इससे ज्यादा नहीं आपको याद करना है, 45 + XY यानी 21वें जोड़ी का गुणसूत्र गुणित हो जाता है। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम ये पुरुषों में पाया जाता है। क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम किसमें पाया जाएगा, ये पुरुषों में पाया जाता है। और टर्नर सिंड्रोम किसमें पाया जाता है, स्त्रियों में पाया जाता है, यानी स्त्रियों का एक जो लिंग गुणसूत्र होता है एक अगुणित रह जाता है। और क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, पुरुषों में पाया जाता है, उसके एक लिंग गुणसूत्र में एक की वृद्धि हो जाती है। तो ये चीज आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि जैसे टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45 होगी, स्त्री के लिंग गुणसूत्र में एक कमी। डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 47 होगी, जो कि 21वें जोड़ी का गुणसूत्र त्रिगुणित होकर इधर 45, एक 46 से 47 हो जाता है। क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम पुरुष में होता है, जब उसका लिंग गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है, तो भी 47 गुणसूत्रों की संख्या। तो टर्नर सिंड्रोम जो स्त्रियां हिजड़ी होती हैं, और क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम जो पुरुष हिजड़े होते हैं, इन्हीं में पाया जाता है। इसको भी तैयार कर लीजिए। संक्षिप्त टिप्पणी देखिए, लिंग सहलंग लक्षण क्या है, इस पर भी टिप्पणी पूछ सकता है, या इसी के अंतर्गत इसको इन दोनों को पूछ सकता है। लिंग सहलंग लक्षण, वर्णांधता और हीमोफीलिया पर अक्सर जो है ज्यादा से ज्यादा टिप्पणी पूछता है। मनुष्य, पक्षियों, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को रेखा चित्रों के माध्यम से समझाइए। देखिए, ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। आपको बताएं सबसे ज्यादा मनुष्य का पूछता है। आपको बताए हैं कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र, जो इसमें 22 जोड़ी स्त्री और पुरुष में समान होते हैं, और 23वां जोड़ी का जो होता है वो विषमयुग्मजी होता है, जो पुरुषों में XY, स्त्रियों में XX होता है। तो लिंग निर्धारण पुरुष के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन पक्षियों में इसके विपरीत होता है। पक्षियों में लिंग निर्धारण जो होता है मादा पक्षी पर निर्भर करता है, न कि नर, क्योंकि मादा पक्षी का गुणसूत्र विषमयुग्मजी। और मधुमक्खियां तो का लिंग निर्धारण सबसे अलग होता है। इसमें क्या होता है, मधुमक्खी 2 प्रकार के अंडे देगी, एक निषेचित, दूसरा अनिषेचित। निषेचित अंडे से रानी और श्रमिक पैदा होंगे, और अनिषेचित से ड्रोन यानी नर पैदा होगा। इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस भी पूछ सकता है। आपको पता होगा, जब बेस शर्करा और फास्फेट आपस में जुड़े रहते हैं उससे न्यूक्लियोटाइड, और जब बेस शर्करा में से फास्फेट अलग हो जाता है तो उसको न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। अगला, आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने पढ़ा, इसको सटन एवं बावरी ने प्रस्तुत किया था। ये भी तैयार कर लीजिए, 1 नंबर का क्वेश्चन है। वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का सचित्र, जो डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल है, वो भी आप लोग तैयार कर लीजिए। हम वीडियो के अपने जरिए बता चुके हैं, इसको भी देख लीजिएगा। सिद्ध कीजिए कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। इसमें 2 प्रयोग दिया गया था। एक प्रयोग था ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन प्रयोग, जिसमें ग्रिफिथ ने अपना प्रयोग चूहे पर किया था। उसमें एक जो था, एक चूहे के अंदर R प्रकार का जीवाणु, दूसरे में S प्रकार का जीवाणु प्रवेश कराया, तो R प्रकार का जीवाणु जो था चूहे में निमोनिया रोग
नहीं फैलाता था और इस प्रकार का फैलाता था। तो उसके बाद उन्होंने किस प्रकार से इसी प्रकार से सिद्ध किया कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। दूसरा, हर्षे का प्रयोग जो बैक्टीरियोफेज पे किए थे, ये भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, डीएनए अंगुली छापी क्या है, इसकी उपयोगिता बताए। डीएनए अंगुली छापी के विषय में हम बता चुके हैं कि जैसे हत्या, जुर्म, बलात्कार जैसी घटनाएं हो जाती हैं तो उसमें डीएनए अंगुली छापी या इसको डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए, इसके विषय में अक्सर पूछता है। तो मित्रों, ये क्वेश्चन हम बहुत मेहनत से बनाए हुए हैं, आप लोग इतना जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो 4 चैप्टर और बचे हैं, उसमें से भी जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उसको बना करके हम दे रहे हैं, जिसमें आप लोग ये क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़िएगा। तो 70 नंबर का जो आप बायोलॉजी का पेपर आएगा इंटरमीडिएट में, तो ये सब चीज़ आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। मान चलो 65 नंबर से कम पाइएगा तो हमको बताइएगा। इसी के साथ हम अपने वीडियो को विराम देते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।